जब भी हम यूरोप के माइग्रेंट क्राइसिस के बारे में सोचते हैं तो क्या जहन में आता है? शायद समुंदर में फंसी वो खचाखच भरी नावें, है ना? पर असल में कई लोगों के लिए सबसे खतरनाक सफर तो समुंदर तक पहुंचने से बहुत बहुत पहले ही शुरू हो जाता है। ये जमीनी रास्ता, यही अक्सर सबसे जानलेवा होता है। तो चलिए आज इसी रास्ते की कहानी को समझते हैं। जानते हैं इस जानलेवा सफर के पीछे की वजह क्या है? सिर्फ एक चीज, उम्मीद। एक बेहतर कल की उम्मीद जो हजारों लोगों को अपना घर, अपना सब कुछ पीछे छोड़कर अपनी जान दांव पर लगाने को मजबूर कर देती है। पर सवाल तो यही है कि इस उम्मीद की कीमत क्या चुकानी पड़ती है? और जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये कीमत उन लोगों की सोच से कहीं कहीं ज्यादा होती है जो ये सफर शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है नाइजर के अगादेस शहर से। ये शहर एक तरह का मीटिंग पॉइंट है उन सभी पश्चिमी अफ्रीकी प्रवासियों के लिए जो सहारा रेगिस्तान पार करने का इरादा रखते हैं। पर सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर ये लोग अपना घर छोड़ते ही क्यों हैं? और यहीं पर ना एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। नाइजीरिया जैसे देशों को ही ले लीजिए, प्राकृतिक संसाधनों से भरे हुए हैं, तेल, हीरे, खनिज, सब कुछ है। फिर भी हकीकत क्या है? भ्रष्टाचार, मौकों की जबरदस्त कमी और सिस्टम की प्रॉब्लम। नतीजा, पढ़े लिखे नौजवानों तक को अपना कोई भविष्य नहीं दिखता और वो देश छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। ये शब्द उस गहरी निराशा को दिखाते हैं जो ये लोग महसूस करते हैं। ये कोई एडवेंचर नहीं है, ये एक मजबूरी है। एक ऐसी सिचुएशन जब लगता है कि जिंदा रहने और आगे बढ़ने का कोई और रास्ता बचा ही नहीं है। सफर का अगला हिस्सा है सहारा रेगिस्तान को पार करना। और ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल चैलेंज नहीं है, ये एक विशाल, कानून विहीन इलाका है जहां सिर्फ तस्करों और डाकुओं का राज चलता है। इंसानों के बनाए खतरों से पहले तो रेगिस्तान खुद ही एक कातिल है। ये जो 6,500 का आंकड़ा है ना, ये तो सिर्फ ऑफिशियल रिकॉर्ड है। यूएन का अनुमान है कि असली संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। सहारा इतना बड़ा है कि यहाँ अनगिनत लोग बिना कोई निशान छोड़े हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। यहाँ एक और बात समझना जरूरी है, कैसे यूरोपियन पॉलिसीज ने अनजाने में इस सफर को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया। देखिए, जब नाइजर ने ईयू के साथ मिलकर तस्करी को गैर कानूनी बनाया तो तस्करों ने मेन रास्ते छोड़ दिए। वो ऐसे गुप्त और खतरनाक रास्तों का इस्तेमाल करने लगे जहां अगर गाड़ी खराब हो जाए या रास्ता भटक जाए तो मतलब सीधी मौत, क्योंकि वहां मदद पहुंचने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये एक सर्वाइवर का अनुभव है जो रेगिस्तान के खतरों को एक भयानक हकीकत बना देता है। जरा सोचिए, तपते रेगिस्तान के बीच में 28 लोग और उनके पास पीने के लिए सिर्फ 25 लीटर पानी। ये तो मौत की सजा देने जैसा है। जो लोग किसी तरह रेगिस्तान से बचकर लीबिया पहुंच भी जाते हैं, उनके लिए ये कोई राहत की बात नहीं होती, बल्कि ये तो क्रूरता और शोषण के एक नए और शायद ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड दौर की शुरुआत होती है। वे एक नर्क से निकलकर दूसरे में पहुंच जाते हैं। ये कोई रैंडम क्राइम नहीं है, नहीं, ये तो एक पूरा क्रूर बिजनेस मॉडल है। इन मिलिशिया के लिए माइग्रेंट्स इंसान नहीं है, वो बस पैसा कमाने का एक जरिया है। वो लोगों को टॉर्चर करने के वीडियो उनके परिवारों को भेजते हैं पैसे वसूलने के लिए, और अगर पैसा नहीं मिला तो फिर उस इंसान की जान की कोई कीमत नहीं। इन कैंपों के अंदर की सच्चाई हमारी कल्पना से भी परे है। यहाँ टॉर्चर और मौत ये रोज की बातें हैं। एक सर्वाइवर ने बताया कि जो लोग मर जाते हैं उन्हें दफनाया तक नहीं जाता, बस रेगिस्तान में फेंक दिया जाता है। और महिलाओं के लिए ये सफर और भी ज्यादा भयानक हो जाता है। उन्हें यौन हिंसा और जबरन वेश्यावृत्ति का सामना करना पड़ता है। तस्कर उन्हें किसी सामान की तरह इस्तेमाल करते हैं और उनके शोषण से पैसा कमाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि लीबिया में जो कुछ भी हो रहा है, इसका यूरोप से क्या लेना देना है? इसका सीधा कनेक्शन यूरोपियन यूनियन की माइग्रेशन पॉलिसी से है। ये एक टर्म है, बॉर्डर एक्सटर्नलाइजेशन। इसका सीधा सा मतलब ये है कि यूरोप अपनी सीमाओं की सुरक्षा का काम आउटसोर्स कर रहा है लीबिया जैसे देशों को, उन्हें पैसा और ट्रेनिंग देकर, ताकि माइग्रेंट्स को यूरोप पहुंचने से पहले ही रोक दिया जाए। तो यहाँ यूई के दावों और असलियत में जमीन आसमान का फर्क दिखता है। एक तरफ यूई मानवाधिकारों के सम्मान की बात करता है, लेकिन दूसरी तरफ असल में वो उन्हीं ग्रुप्स को फंड और ट्रेन कर रहा है जिन पर गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप हैं। वो कहते हैं कि वो लोगों को समुद्र में डूबने से बचा रहे हैं, पर असल में वो लोगों को वापस उसी नरक में भेज रहे हैं जिससे वो भाग कर आए थे। ये यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट का आधिकारिक बयान है, लेकिन जैसा हमने देखा, जमीन पर जो हो रहा है वो इस बयान से एकदम अलग तस्वीर पेश करता है। तो आखिर में उन लोगों का क्या होता है जो इन सब मुश्किलों से बच निकलते हैं? क्या उनका सपना पूरा हो पाता है?
हकीकत अक्सर कुछ और ही होती है। लीबिया के डिटेंशन सेंटरों से जब लोगों को वापस भेजा जाता है तो उसे ऑफिशियली वॉलंटरी रिटर्न यानी स्वैच्छिक वापसी कहा जाता है, पर यह स्वैच्छिक बिल्कुल नहीं है। ये एक मजबूरी है जहां आपके पास बस दो ही ऑप्शन हैं, या तो वापस जाओ या हमेशा के लिए उस जेल में सड़ते रहो। जिंदा बच जाना आज़ादी या खुशी की गारंटी नहीं है। डेविड जैसे लोगों के लिए ये बस एक अंतहीन इंतजार है। वो न तो आगे जा सकते हैं और ना ही पीछे, बस एक ऐसी जगह में फंस गए हैं जहां वो रहना नहीं चाहते, पर उनके पास कोई और चारा भी नहीं है। और शायद ये शब्द इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। ये उस इंसान के शब्द हैं जिसने ये सब खुद झेला है। ये एक सीधी चेतावनी है कि ये रास्ता उम्मीद की तरफ नहीं बल्कि सिर्फ पछतावे की तरफ लेके जाता है। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसी यात्रा है जो गहरी निराशा में शुरू होती है, जिसका हर कदम शिकारियों के कंट्रोल में है, जिसे हजारों मील दूर बैठकर बनाई गई नीतियां अनजाने में और खतरनाक बना देती हैं, और जिसका अंत अक्सर एक बुरे सपने जैसा होता है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, एक ऐसा सवाल जिसका कोई आसान जवाब है ही नहीं। और सच कहें तो यही इस पूरे संकट का दिल है कि जब घर पर कोई भविष्य न दिखे और आगे का रास्ता मौत से भरा हो, तो कोई इंसान करे तो क्या करे।